नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल व्यूज़ इंडिया में। और आज हम बात करेंगे चुनाव की आचार संहिता पर। जी हाँ, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता के बारे में आज तक आपने जो सुना है वो कितना काफ़ी है, ये हम आपको आने वाले कुछ मिनटों में बताएंगे। आचार संहिता में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आचार संहिता असल में है क्या और इसको क्यों लागू किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को शेयर करना मत भूलिए। आइए हम लेते हैं पूरी जानकारी आदर्श आचार संहिता के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आदर्श आचार संहिता के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता आखिर क्यों लगती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग को ये पावर्स संविधान ने दिए हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में ये स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि जब चुनाव होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रभावों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, ये सब सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को कुछ विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं। इसके चलते चुनाव आयोग अधिकारियों के तबादले भी कर सकता है, चुनाव आयोग प्रत्याशियों पर भी कार्रवाई कर सकता है, उनकी सारी गतिविधियों पर चुनाव आयोग निगरानी कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लगाने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि सभी चीज़ों को रेगुलेट करना और किसी भी तरह से वो चुनाव को प्रभावित न कर पाएँ। जो पावरफुल प्रत्याशी है, कुछ बाहुबली प्रत्याशी होते हैं, वो सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात, वो किसी मतदाता को प्रभावित न कर पाएँ, मतदाता को किसी तरह का प्रलोभन न दे पाएँ। ये सारी चीज़ें आचार संहिता में लागू होती है। इसके बारे में आपको मैं बहुत जल्दी कुछ छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो चुनाव आयोग के हाथ में सीधे सारे प्रशासनिक और सभी तरह के सरकारी अमले आ जाते हैं। चुनाव आयोग के लिए ही सारे सरकारी अमले काम करते हैं। फिर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का पूरे सिस्टम पर कोई दबाव नहीं रहता। सरकार तब तक बनी रहती है जब तक कोई नई सरकार नहीं आ जाती, लेकिन इस बीच में उनका प्रभाव कुछ भी नहीं होता है। कोई विशेष परिस्थिति होने पर संविधान में कुछ ऐसे शक्तियां दी गई हैं जब विशेष परिस्थितियों में उनके पावर हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौर में सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के पास सीधे पावर रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी उस समय निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका में नज़र आते हैं। मसलन आप कलेक्टर को ले लीजिए, कलेक्टर उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं। वो कलेक्टर होते हुए उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जिला निर्वाचन अधिकारी की, और वो उस जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें क्या नहीं होता है, जो राजनीतिक दल हैं जो सरकार में काबिज़ हों या विपक्ष में काबिज़ हों, वो जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक वो सरकारी भवनों का, सरकारी दफ्तरों का और सरकारी गेस्ट हाउस का और हर तरह के जो सरकारी प्रेमाइसेस है उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में वो इस तरह से नहीं कर सकते। अपने किसी भी तरह के प्रचार के लिए या किसी भी मोटिव को हल करने के लिए वो सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आचार संहिता में बंदिश हो जाती है। आचार संहिता में वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस तारीख को चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। ये आप सभी को पता है, ये बहुत मामूली चीज़ है जो सभी को पता होगी। उसके बाद मीडिया के लिए भी इसमें गाइडलाइन होती है। मीडिया के लिए एक MCMC एक कमेटी होती है। इस कमेटी के तहत मीडिया की सारी गतिविधियों को उस समय ट्रैक किया जाता है। जो राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं, जिस तरीके से राजनीतिक जो नेता हैं उनके विज्ञापन लगते हैं या नेताओं की खबरें जाती है, उन सारी चीज़ों को चुनाव आयोग ट्रैक करता है। यदि वो पेड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं तो चुनाव आयोग उस न्यूज़ का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ देता है। इसमें कोई गुरेज नहीं होता। तीसरी बात आती है बैनर पोस्टर की। जी हाँ, बैनर पोस्टर बहुत ज़्यादा लगते हैं मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में हर शहर में, हर गांव में बैनर पोस्टर राजनीतिक व्यक्तियों के लगे हुए होते हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ही तुरंत वो बैनर पोस्टर हटा दिए जाते हैं। और अब जो बैनर पोस्टर लगेंगे या लगाए जाएंगे उनके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी होनी चाहिए। वो प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेंगे। ये एक बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आप सभी के मन में ये ख्याल रहता होगा, ये सवाल बिल्कुल जाहिर तौर पर आता होगा कि उस समय जब बड़े लीडर्स जो यात्राएं करते हैं उस पर उनको सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलती हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स, हालांकि हेलीकॉप्टर सरकारी नहीं होते हैं, वो उनका किराया लगता है। लेकिन ये गाड़ियाँ, ये हेलीकॉप्टर्स, इनकी पूरी सभाएं, इनमें होने वाला सारा खर्च, ये या तो प्रत्याशी को मैनेज करना होता है या उस पार्टी को मैनेज करना होता है। उस समय यदि मुख्यमंत्री सफ़र कर रहे हैं और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी लग रही है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का किराया लगेगा। ये
मुख्य बात यही है इसमें, क्योंकि सरकारी गाड़ी का उस समय वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, संविधान में दी गई शक्तियों के हिसाब से आचार संहिता के दौरान निर्वाचन अधिकारी आईपीसी और सीआरपीसी की कुछ धाराओं के तहत आचार संहिता का पालन करवाते हैं। हालांकि सीधे तौर पर इनका कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आईपीसी और सीआरपीसी के भी कुछ धाराएं हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो आप पर लाद सकते हैं और लगा सकते हैं। दूसरा, चुनावों को प्रभावित न किया जाए, ऐसा करने के लिए निर्वाचन अधिकारी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, जैसे मतदाताओं में शराब न बंटने पाए, मतदाताओं को किसी तरह का रुपयों का प्रलोभन न दिया जाए, उनको और कोई वस्त्र या आभूषण का प्रलोभन न दिया जाए, यह भी आचार संहिता के दायरे में आते हैं। निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी रहती है और निर्वाचन आयोग इसके लिए अपनी सारी संविधान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल इस दौरान करता है। मुख्य रूप से चुनाव आचार संहिता के बीच में ये जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई यही होती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी आचार संहिता है, एक पूरा सेट है आचार संहिता का जो निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से जारी करता है। उसमें बहुत सारी गाइडलाइन रहती है, प्रत्याशियों के लिए रहती है, उसमें मतदाताओं के लिए भी गाइडलाइन रहती है। इस दौरान मतदाताओं को भी चुनाव में अपना भूमिका का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ग्लोबल व्यूज़ इंडिया के माध्यम से आपसे यही अपील है कि इस चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने पहुँचें, आपकी पसंद के प्रत्याशी को वोट दें, बिना किसी के लालच में आए वोट दें। और ध्यान रखें, ये सरकार आप बनाएंगे, आपकी भलाई के लिए होगी। अगर आप सरकार बनाने के लिए किसी तरह के प्रलोभन में आएंगे तो आने वाले 5 साल ये सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगी। तो दोस्तों, चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल व्यूज़ इंडिया के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।